हेलो स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको शेप्स ऑफ एस पी डी ऑर्बिटल के बारे में पढ़ाने आई हूँ और नोट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। आप इस लेक्चर को एंड तक देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो बच्चे ऑर्बिटल होता क्या है ना। ऑर्बिटल एक ऐसा रीजन होता है वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जिसके आसपास हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो सबसे पहले हम एस ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमें पता है जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट हम ऑर्बिटल के बारे में, एस ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे। मेरा जो पिछला लेक्चर था वो क्वांटम नंबर के बारे में था, जिसमें मैंने बताया था कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं। तो ऑर्बिटल के बारे में हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चला था। चलो स्टार्ट करते हैं एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? एस ऑर्बिटल की अगर मैं शेप की बात करूं, दैट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। अगर मैं बात करूं वो दे आर स्फेरिकल इन शेप, तो मैं उसको अगर रिप्रेजेंट करूं तो जैसे कौन सा एस कौन सा होता है, दैट इज 1s 2s। फर्स्ट शेल में अगर मैं बात करूंगी 1s, सेकेंड शेल में बात करूंगी 2s होगा। तो फर्स्ट 1s की बात करते हैं। तो ये अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के आसपास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये मैं बीच में न्यूक्लियस बना रही हूं। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। और धीरे धीरे ये जो मैं डॉट्स में दिखा रही हूँ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के यहाँ आसपास कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये जो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और जैसे जैसे न्यूक्लियस से आपका डिस्टेंस दूर जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कम होती जाएगी। ये जो मैं शेप बना रही हूँ, ये मैं किसकी बना रही हूँ? 1s की। तो एस ऑर्बिटल जो है उसकी जो शेप होती है दैट इज स्फेरिकल। और अगर मैं बात करूं नॉन डायरेक्शनल, अब इसका क्या मतलब है? जैसे ये मैं 1s का बना रही हूँ, तो ये जो आपका न्यूक्लियस है इसके आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकते हैं, यहाँ हम कहीं पे भी बता सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा डिस्टेंस, वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कम होती जाएगी। ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होंगे इन केस ऑफ 1s। सेम अगर मैं बात करूं 2s की शेप कैसी होगी, वो भी स्फेरिकल ही होगी, स्फेरिकली सिमेट्रिकल ही होगा, लेकिन उसकी जो शेप है, उसका जो साइज है दैट इज बिगर देन 1s। तो अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पे ये आपका जो बनाया है 1s का बनाया है, तो अगर मैं बात करूं मुझे 2s का बनाना है, तो ये है न्यूक्लियस। और 2s का अगर मुझे बनाना है तो कुछ ऐसा बनाएंगे। ये 2s का आएगा। 2s के केस में आप ये देखो कि मैंने यहाँ बीच में आपको इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दिखाया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और बीच में आपको व्हाइट पोर्शन दिख रहा है। ठीक है, तो इसके ये मैं किसका बनाया? मैंने 2s का बनाया। तो ये सेंटर वाला जो पार्ट होता है ये 1s का फर्स्ट शेल का, ये आपका 2s का। मतलब जब आप कुछ टाइम के बाद जाओगे तो ये वाला जो मैं व्हाइट पोर्शन दिखा रही हूँ, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। ठीक है, दिस पार्ट जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है उसको नोड बोलते हैं। नोड वो पार्ट होता है जहां पे वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। फिर हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कुछ टाइम के बाद फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ये फर्स्ट शेल का आ रहा है 1s का, और ये 2s का आ रहा है। ऐसे अगर 3s का बनाएंगे तो एक और थोड़ा सा गैप व्हाइट पोर्शन करके फिर एक आपका क्लाउडिंग एरिया आएगा आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। तो दिस इज द शेप ऑफ 1s, दिस इज द शेप ऑफ 2s। ऐसे अगर मैं 3s की बात करूंगी तो वो इससे भी बड़ा होगा। और उस वाली केस में अगर मैं, जैसे ये है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये आपका 1s,
ऐसे आपका ये वाला पोर्शन आएगा 2s, और अगर मैं 3s की बात कर रही हूं तो कुछ ऐसा आएगा। मतलब 3s की जो शेप है वो 2s से और बिगर होगा, लेकिन होगा वो स्फेरिकल। तो ये किसकी शेप आई? 3s की। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नोड, दिस पोर्शन इज ऑल्सो नोड। जो जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज 0, उसको नोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको शेप बताई एस ऑर्बिटल की। एस ऑर्बिटल में जो नोड की भी बेटा 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है स्फेरिकल नोड, एक होती है नॉन स्फेरिकल। नॉन स्फेरिकल को हम एंगुलर नोड भी बोलते हैं। तो नोड जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, स्फेरिकल, नॉन स्फेरिकल। स्फेरिकल को हम रेडियल नोड बोलते हैं, नॉन स्फेरिकल को हम एंगुलर नोड बोलते हैं। उसको चलो बाद में डिस्कस करते हैं, अब इसकी शेप के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये था नॉन डायरेक्शनल का मतलब होता है बेटा आप जिस मर्जी डायरेक्शन में चले जाओ, मैं एक्स एक्सिस में जाऊं या वाई एक्सिस में जाऊं या जेड एक्सिस में जाऊं, हर तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज सेम। मतलब तुम इस तरफ जाओगे तब भी वैसा ही होगा, ऊपर की तरफ जाओगे ऐसे जाओगे, हर डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज सेम। इसलिए इनको हम नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं। नॉन डायरेक्शनल का मतलब एक ये भी है, जैसे ऐसा नहीं है कि आप एक्स एक्सिस में जाओगे तो तुम्हें ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, वाई एक्सिस में कम मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। नॉन डायरेक्शन का मतलब है जिस मर्जी एक्सिस में जाओ आप, सब एक्सिस में सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट मैं अब आपको बताऊंगी शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल कैसी होती है? पी ऑर्बिटल कहाँ पे आता था? जब हमने क्वांटम नंबर पढ़ा था तो हमने सबशेल के बारे में पढ़ा था, एजिम्यूथल क्वांटम नंबर में, जहां पे हमने n इज इक्वल टू 1 कभी भी होगा जिसको हम p सबशेल बोलते थे, और m इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसकी 3 वैल्यूज आती थी, -l टू +n। तो ये था -1 0 +1। ये मेरा पिछला लेक्चर इसी के बारे में मैंने बताया था। तो m क्या बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? ऑर्बिटल्स। मतलब ये 1 वैल्यू p की होती है और इसकी 3 वैल्यूज आती हैं, ये हमें बताता है ऑर्बिटल्स। तो p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और ये कौन से ऑर्बिटल होते हैं? दैट इज px, py एंड pz। ये 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब हम बात करेंगे p ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है। p ऑर्बिटल की शेप होती है डम्बेल। अगर मैं बात करूं इसकी शेप आती है डम्बेल। इसकी हम शेप डम्बेल के बारे में बात करते हैं तो होगा, ये जो लोब्स होती हैं ये कैसे होती है लोब्स? जैसे एक होता है px, एक होता है py और एक होता है pz। जब भी मैं px के बारे में बात करूंगी तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो x एक्सिस के ऊपर होती है, 2 लोब्स होती हैं। अगर मैं बात करूं ऐसे करके आपका इसको डम्बेल या ये लोब्स होती हैं, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे होगी, इसलिए मैं x एक्सिस के ऊपर ही इसको रिप्रेजेंट करूंगी। मतलब आप देखोगे तो आपको x एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिलेगी, ठीक है, y और z पे नहीं मिलेगी। जब py की बात करेंगे, सेकेंड इज py, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी y एक्सिस के ऊपर होती है। दिस इज डम्बेल शेप, और ये जो लोब्स हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी मैक्सिमम। थर्ड वन इज pz। इस केस में जो आपका pz है तो ये pz ये z एक्सिस पे आएगा, ये 3 शेप्स हैं, x एक्सिस, px, py एंड pz ऑर्बिटल की शेप। अब इस केस में अगर नोड की बात करें तो कैसे चेक करना होता है, इस केस में अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, बीच में हम एक प्लेन लेंगे, तो जिसको प्लेन, नोडल प्लेन जो मैं अभी बात करूंगी, नोडल प्लेन वो प्लेन होता है जिस प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, है ना, नोडल नाम ले लिया। नोड का मतलब ये है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो अगर मैं बात करूं px है तो कौन से प्लेन पे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे? yz प्लेन पे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो yz जो प्लेन होगा वो नोडल प्लेन होगा इन केस ऑफ px। अगर py की बात करें तो नोडल प्लेन कौन सा होगा? y है, तो zx जो प्लेन होगा दैट विल बी द नोडल प्लेन वेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0।
और यहाँ नोडल प्लेन कौन सा होगा, पी जेड है तो एक्स वाई प्लेन होगा जिसको हम नोडल प्लेन बोलेंगे। तो ये हमारी थी शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल। अब नेक्स्ट शेप्स आएंगी, उनको हम डिस्कस करते हैं, दैट इज शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल के बारे में बात करेंगे। तो डी ऑर्बिटल के केस में एल की कितनी वैल्यू होती है, जो हम एजिमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा था, एल इज, अगर एल जो है आपकी वैल्यू 0 का मतलब होता है एस ऑर्बिटल, 1 का मतलब होता है पी ऑर्बिटल, 2 का मतलब होता है डी ऑर्बिटल। तो ये हमने पढ़ रखा है। तो L की वैल्यू 2 होगी तो m इज इक्वल टू -L टू +L वैल्यू लेते हैं तो -2 से स्टार्ट होगा, -2 -1 0 1 2 5 वैल्यूज आती हैं। m इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो ऑर्बिटल के बारे में बताता है। इससे मुझे क्या पता चलता है कि डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। ये 5 वैल्यूज आई हैं जिससे हमें क्या पता चल रहा है कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब ये जो 5 ऑर्बिटल होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, 5 ऑर्बिटल में एक आता है आपका dxy, एक होता है dyz और एक होता है dzx, xy yz zx, और फोर्थ वन इज dx² - y² एंड dz²। अब इनके शेप्स के बारे में बात करेंगे। डी ऑर्बिटल की जो शेप होती है दैट इज डबल डम्बेल। तो अगर मैं बात करूं इनकी जो शेप होती है दैट इज डबल डम्बेल शेप की बात करते हैं हम, ठीक है। तो डम्बेल में 2 लोब्स आती थी, डबल डम्बेल हो गया तो 4 लोब्स आएंगी। तो अब जरा इनकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। जब भी मैं एक्स वाई की बात कर रही हूं तो जो आपकी लोब्स आएंगी दैट इज इन बिटवीन दी एक्सिस। अगर मैंने बात की है एक्स वाई तो ये सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जो लोब्स आएंगी दैट इज इन बिटवीन दी एक्सिस, इन बिटवीन दी एक्सिस, मतलब आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी दैट इज इन बिटवीन दी एक्सिस जो मैं लोब्स बना रही हूँ। सिमिलरली अगर मैं वाई जेड की बात कर रही हूँ तो मैं इसको वाई बोल रही हूँ और इसको जेड बोल रही हूँ, तो सेम ही आएंगी, मतलब लोब्स आएंगी इन बिटवीन दी एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो मैंने इसको अब जेड लिख दिया है, अब क्योंकि मैंने वाई जेड की लेनी है तो मैंने इस एक्सिस को जेड लिख दिया है। इन बिटवीन दी एक्सिस आएंगी, सो डबल डम्बेल, और 4 लोब्स जो हैं वो आपके ऐसे दिखाई देगी। जेड एक्स में एक को आप जेड ले लो, एक को आप एक्स ले लो, सेम। तो इन तीनों की शेप जो है वो सेम आती है। ये जो ऊपर मैंने 3 ऑर्बिटल लिखे हैं एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, जस्ट आपने एक्सिस के नाम चेंज करने हैं, वाई जेड में वाई जेड लिख देना, एक्स वाई में एक्स वाई लिख देना, और इन बिटवीन दी एक्सिस आती है। तो इन तीनों में अगर मैं बात करूं, जो मैंने ऊपर 3 लिखे हैं इनमें आपकी लोब्स इन बिटवीन आती हैं। लेकिन जो फोर्थ वन है dx² - y², इसमें जो आपकी लोब्स आती है दैट इज ऑन दी एक्सिस, मतलब ये मेरी x है, ये मेरी y एक्सिस है, तो लोब्स जो आएंगी मेरी, ये डबल डम्बल जो शेप आ रही है दैट इज ऑन दी एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर और y एक्सिस के ऊपर आएंगी। और जो dz² है ये भी ऑन द एक्सिस इसकी शेप होती है। तो इसमें जो आपकी शेप आती है, जैसे मैं ये dz बना रही हूं तो इसमें ऐसे आएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां आती है, z एक्सिस पे आएगी, और इसके अराउंड अगर मैं बात करूं ऐसे सर्कल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। यहां तो होंगे ही क्लाउड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन साथ में सर्कल में चारों तरफ ऐसे एक्स एक्सिस आपके ऐसे है, ऐसे आपकी z एक्सिस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे और इसके अराउंड ऐसे घूम रहे होंगे इलेक्ट्रॉन। ये z² की रिप्रेजेंटेशन है एंड दिस एक्सिस इज z। तो ये आपके 5 ऑर्बिटल हैं जिसमें से 3 ऑर्बिटल की शेप इन बिटवीन दी एक्सिस है और 2 ऑर्बिटल की शेप जो है दैट इज ऑन दी एक्सिस, एंड दिस शेप इज नोन एज डबल डम्बेल शेप। तो आप इसको ध्यान से देख लो, नोट कर लो। अब हम नोड के बारे में डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो आप प्लीज ये जो इनिशियली जब भी आप बात कर रहे हो तो हम कई बार टर्म यूज करते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल, इन सबकी एनर्जी कैसी होती है, सेम होती है, ठीक है। अब आपको शेप्स यहाँ सामने लिखी है, मैंने बना के रखी है, आप इनको नोट कर लो। हाँ, यहीं पे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, सब में आपको नोड मिलेंगे, लेकिन जो dz² होता है इसमें आपको नोड नहीं मिलेगा। अगर dz² में मैं
नोडल प्लेन की बात करती हूँ या नोड की बात करती हूँ, बाकी में नोड मिलेंगे लेकिन इसमें नहीं मिलेगा। क्यों? एक तो जेड एक्सिस वैसे ही उस पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ना, वहां तो है ही है। नोड वो या नोडल प्लेन वो होता है जहां प्रोबेबिलिटी नहीं होती है इलेक्ट्रॉन की, ऊपर से चारों तरफ से ऐसे भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो यहाँ पे नोडल प्लेन होता ही नहीं है, क्योंकि वो जो रिंग सी बनी हुई है ना चारों तरफ से, तो इसमें नोडल प्लेन नहीं होता है। नेक्स्ट हम इसमें नोड्स के बारे में पढ़ेंगे। नोड्स मैंने आपको क्या बताया, नोड्स वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो हमने कभी भी किसी ऑर्बिटल में हम इजीली से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन या नोड्स आएंगे या नहीं आएंगे। तो पहले तो नोड्स 2 टाइप के होते हैं। ये जो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो चेक करते हैं वो 2 तरीके से चेक करते हैं। तो नोड्स 2 टाइप के होते हैं। वन इज रेडियल नोड एंड सेकेंड वन इज एंगुलर। रेडियल नोड को हम स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं, और दिस इज नॉन स्फेरिकल। इनको कैलकुलेट कैसे करना होता है, जस्ट इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। इसका जो फॉर्मूला है दैट इज n माइनस एल माइनस वन, और इसको हम l की वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं। तो ये वैल्यू अगर आपको, ये तो वैल्यू हमने क्वांटम नंबर में पढ़ी है, आप उससे पता कर सकते हो। और कभी भी अगर आपको आए टोटल नोड्स निकालो, टोटल नोड्स, तो टोटल नोड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे आप खुद बताओ, इन दोनों को ऐड करके आएगा। तो अगर मैं बात करूं दैट इज n माइनस वन से आप टोटल नोड्स कैलकुलेट कर सकते हो। अब स्फेरिकल में अगर खुद ही देखो आप कि जैसे अगर मैं वननेस में बात करूं, सबसे पहले हम वननेस की बात करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होता है, दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट होता है ये n होता है, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, वैसे तो आपको याद होगा फिर भी मैं लिख रही हूँ। l की वैल्यू हमेशा 0 s के लिए होती है, 1 2 3 p के लिए 1 2 किसके लिए होती है, d, एंड दिस इज f। ये मैं l की वैल्यू लिख रही हूँ। तो s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 0। तो आप खुद देखो, स्फेरिकल नोड जो है इन केस ऑफ वननेस आपका क्या आएगा, 1 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। मतलब वननेस में कोई भी नोड नहीं होता है। तो आप याद करो, मैंने स्टार्टिंग में जो आपको बताया था वननेस का ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे बताया था, ऐसे। तो इसमें कोई नोड थोड़ी था, ये बीच में आपका क्या था, न्यूक्लियस, और ऐसे करके वननेस का आपने करा था। सिमिलरली आपने जो 2s का बनाया था तो आपका ऐसे था, आपकी जो शेप थी वो कैसे थी, ऐसे थी, फिर आपने ऐसे बनाया था, ऐसे करके किसका स्ट्रक्चर आया था, 2s का। ये मैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये वननेस का था और ये 2s का था। तो चलो 2s की बात करते हैं। 2s में मेरे को नोड्स निकालने, स्फेरिकल नोड्स, तो कैसे, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू n माइनस एल माइनस वन, दैट इज n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो देखो ये 1 नोड आ रहा है, दिस इज नोड। तो 2s के केस में एक ही नोड आता है, और वो कौन सा नोड होता है, स्फेरिकल। तो अगर मैं बात करूं s के केस में एंगुलर नोड नहीं होता है, क्योंकि एंगुलर नोड जो है वो किससे कैलकुलेट करते हैं, l की वैल्यू। तो s के लिए तो हमेशा l की वैल्यू 0 होगी, तो इसका मतलब एंगुलर नोड नहीं होता है। सिर्फ अगर होगा तो कौन सा नोड होगा, स्फेरिकल नोड, वो भी वननेस में नहीं होता है। 2s से आपके नोड आते हैं, तो 2s में 2s है तो एक माइनस करते चलो, 2s में n की वैल्यू 2 है तो उसमें एक नोड होगा, 3s में 2 नोड आएंगे, 4s में 3 नोड आएंगे। तो ऐसे हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं। अब मैं एंगुलर नोड की बात करती हूँ। जैसे मैंने स्फेरिकल नोड बताया, वैसे हम एंगुलर नोड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो इजी बहुत है, जस्ट आपको एल की वैल्यू देखनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ, जैसे 2p में बात करनी है कि बताओ जी इसमें क्या है, तो अगर मैं बात करूँ p, मुझे पता है एल की वैल्यू 0 जो होती है वो s के लिए होती है, और 1 जो होती है वो p के लिए होती है ना, 2d के लिए होती है। तो अगर मैं बात करूँ तो इसमें l की वैल्यू क्या है, p है, तो आपका l की वैल्यू क्या है, 1। इट मीन्स कि जो मेरे एंगुलर नोड आएंगे वो मेरा 1 एंगुलर नोड आएगा, विच इज नॉन स्फेरिकल नोड, तो इसमें 1 आएगा, आप ऐसे बता सकते हो। सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ 3p में, बताओ जी मेरे को, तो 3p में भी बात तो वही है बेटा,
पी के लिए आपकी एल की वैल्यू हमेशा 1 ही होती है, तो 3p के केस में भी आपका 1 एंगुलर नोड आएगा। टोटल जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात करूं कि मुझे टोटल नोड के बारे में बताओ, तो अगर मैं बात करती हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ 3p की बात करती हूँ, तो 3p में मेरे को टोटल नोड बतानी है, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3। अब स्फेरिकल नोड कैलकुलेट करते हैं, तो अगर मैं बात करती हूँ मुझे पता है l की वैल्यू इसके लिए 1 है, तो n माइनस l माइनस 1 ये मेरे को स्फेरिकल नोड बताते हैं, तो यहाँ 3 माइनस 1 माइनस दिस, तो इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आई 1, इसका मतलब इसके पास 1 स्फेरिकल नोड है या रेडियल नोड, 1 स्फेरिकल नोड और रेडियल नोड। और अगर मैं बात करूं 1 वैल्यू ही आपकी L की आती है, तो इसका मतलब 1 स्फेरिकल नोड एंड, अगर मैं बात करूं 1 स्फेरिकल नोड एंड 1 एंगुलर नोड, और टोटल नोड 1 प्लस 1 2, तो टोटल नोड की अगर मैं बात करूं दैट इज 2, इनको ऐड कर लो, या n माइनस 1 बोला है, n इज 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 इज 2, तो ऐसे आप नोड कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये थे आपके रेडियल नोड और एंगुलर नोड, ठीक है। हाँ, और मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि dz स्क्वायर हैज नो नोड्स, तो ये आपने याद रखना है हमेशा कि जो dz स्क्वायर है हैज नो नोड, ठीक है। तो ये नोड के बारे में था, तो आप जस्ट ये फॉर्मूला याद रखो, ऐसे आप नोड कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज इसी तरह से मैंने आपको बताया, जैसे नोड होता है वैसे नोडल प्लेन होता है। प्लेन मतलब पूरा प्लेन, जैसे हम देखो मैं खड़ी हूँ, आप जहाँ पे बैठे हो वो एक प्लेन पे बैठे हो, वो एक प्लेन है, लेकिन आपके साथ जो वॉल है वो दूसरा प्लेन है, वहां पे थोड़े बैठ सकते हो आप। तो बोलने का मतलब है आप जो बैठे हो वो एक प्लेन में बैठे हो, दूसरे प्लेन जो है वो खाली है, तो वो नोडल प्लेन के अंदर आ जाएगा, वहां पे कोई स्टूडेंट नहीं बैठा, तो वो नोडल प्लेन के अंडर आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से px की बात करते हैं, px मैंने कैसे बताया था, सपोज करो जैसे मैं खड़ी हूँ, ये x एक्सिस है, ठीक है, तो जो मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऐसे है ना, तो मैंने आपको क्या बताया, p ऑर्बिटल में ऐसे आपकी डम्बेल शेप आती है x एक्सिस में, तो मैं बोल रही हूँ ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो जो मेरा y प्लेन है और z प्लेन है वहां तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो जो वाई जेड प्लेन होगा दैट उसको मैं बोलूंगी नोडल प्लेन, ठीक है। जब प्लेन की बात करते हैं तो पूरे प्लेन की बात करते हैं, पूरा प्लेन लेना होता है, तो वाई जेड प्लेन जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगी, ठीक है। तो ऐसे हम नोड और नोडल प्लेन के बारे में डिस्कस करते हैं। नोडल प्लेन क्या होता है, नोडल प्लेन एक हाइपोथेटिकल प्लेन होता है, अगर मैं बात करूं पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस वेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0। हम न्यूक्लियस से एक प्लेन जो है हाइपोथेटिकल ऑब्जर्व करते हैं कि जहां पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है 0, तो आपको कभी भी अगर नोडल प्लेन भी कैलकुलेट करने को आ जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट किसी भी ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन होंगे वो एल की वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं, तो जो भी उसकी एल की वैल्यू होगी उतने उसके नोडल प्लेन होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी थी, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी टाइम इसमें ज्यादा कंज्यूम हो। It is the hypothetical plane passing through the nucleus in which probability of electron is 0। तो और जो ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में एल नोडल प्लेन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ कि एस ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं तो उसमें नोडल प्लेन कितने होंगे, तो मैंने बोला एल की वैल्यू, तो एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, अब ये मैंने आपको पहले बताया है, एल की वैल्यू अगर 0 आती है या तो 1 2 3 ऐसे आती है ना, तो 0 का मतलब होता है एस ऑर्बिटल और 1 का मतलब होता है पी डी एंड एफ, ये हमने उसमें पढ़ा है, क्वांटम नंबर में पढ़ चुके हैं। तो एल की वैल्यू तो जो एल की वैल्यू होती है उतने ही नोडल प्लेन होंगे, तो इसका जो आएगा दैट इज 0, कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता इसमें। तो इसी के बेस पे अगर मैं बात करती हूँ पी की बात करते हैं, तो पी के केस में पी की एल की वैल्यू 1 आती है, तो दिस इज 1। डी के केस में बात करते हैं दैट इज 2 नोडल प्लेन होते हैं। अगर कोई एफ की पूछ ले तो जस्ट आपने एल की वैल्यू से उसके नोडल प्लेन बता सकते हो कितने प्लेन होते हैं। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको काफी चीजें पता चल गई होंगी। कंपटीशन में कुछ भी आपको निकालने का आए, नोड आए, नोडल प्लेन के बारे में कुछ पूछ लें या शेप्स के बारे में पूछ लें,
तो एस स्फेरिकल होता है, पी आपको डम्बल बताया और डी मैंने आपको डबल डम्बल शेप बताई है। आई होप आज का लेक्चर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। बहुत ईजी है बेटा, और रेडियल और इसमें एंगुलर नोड में तो आपको फॉर्मूला याद करना है, सिंपल फॉर्मूला। आई होप आप इसके आप क्वेश्चंस कर लोगे। सो आपको ये अगर चीज़ें समझ आई हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उन्हें इसके बारे में बताएं। तो प्लीज़ आप इसको एक बार नोट कर लें अपनी कॉपी में कैसे कैलकुलेट करना है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।